लोकसभा। आज हम लोकसभा पे चर्चा करेंगे। लोकसभा, लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल। लोकसभा, लोकसभा पर चर्चा करने से पहले हम देखेंगे कि भारतीय संविधान का एक आर्टिकल, एक अनुच्छेद देखते हैं और वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 79। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 और 79 में संसद है। 79 में संसद 79 के तहत संसद का जो व्याख्या किया गया है, संसद में कौन कौन से शामिल होते हैं तो देखेंगे हम। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 कहता है कि संसद के 3 अंग, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। आपके मन में यह विचार आता होगा कि राष्ट्रपति संसद में केवल शामिल किए जाते हैं। संसद के अभिन्न अंग है राष्ट्रपति, संसद के अभिन्न अंग है राष्ट्रपति। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद की व्याख्या की गई है और संसद के तीनों अंगों की चर्चा आपके सामने है। आज हम केवल और केवल लोकसभा पे चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि राज्यसभा अलग चर्चा करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष एक अलग पावरफुल ऑफिस है, उनके ऊपर अलग से चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति ऑलरेडी चर्चा हो चुका है। तो दोस्तों, अभी तक आप यदि हमारे YouTube चैनल श्रेया GS विजन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखिएगा, भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 81 क्या कहता है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। लेकिन वर्तमान में आप जानते हैं कि 545 है। लोकसभा के, अब यहां देखिएगा कि अनुच्छेद 81 स्पष्ट करता है, इसमें स्पष्ट लिखी हुई बातें हैं कि लोकसभा के 530 सदस्य। अनुच्छेद 81 में लिखा हुआ है कि लोकसभा में 530 सदस्य जो होंगे वह विभिन्न राज्यों से प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा चुने जाएंगे। लोकसभा के 530 सदस्य विभिन्न राज्यों से प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा चुने जाएंगे। इसके बाद दूसरी बातें क्या लिखी गई है कि अधिकतम 20 सदस्य, अधिकतम 20 सदस्य संघ शासित प्रदेश से चुने जाएंगे। अधिकतम 20 सदस्य संघ शासित प्रदेश से चुने जाएंगे। 2 बातें हो गई। और तीसरी बात क्या है? तीसरी बात जो है वो है, यहां समझेंगे हम कि भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 331। अनुच्छेद 331। राष्ट्रपति को ऐसा लगता है, यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों में से आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग, यानी एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन करने के लिए लोकसभा में वैसे सदस्य चुनकर नहीं आए हैं, तो भारत के राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत, अनुच्छेद 331 के तहत 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को लोकसभा में मनोनीत करते हैं।
लोकसभा में मनोनीत करते हैं। अब देखेंगे 552, यानी अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो 552 है, लेकिन वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य, 545 सदस्य वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 545 है। अब आपके मन में यह प्रश्न उठता होगा कि 545 है तो बाकी के जो हमारे 7 सदस्य हैं वो बाकी के 7 सदस्य कहाँ हैं? देखेंगे कि आप जानते हैं कि पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हमारे 7 जो सीट है वहां है, जिसके कारण हमारी संसद में, हमारी लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या है वो 545 है। अब देखते हैं कि लोकसभा सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। लोकसभा सदस्य जो होते हैं उनका चुनाव कैसे होता है, आप हमारे साथ बने रहें, एक एक कर हम हर टॉपिक पे चर्चा करेंगे। दिखेंगे अग्रताही विजेता, यानी जो उम्मीदवार सबसे ज्यादा मत प्राप्त करता है वह लोकसभा के लिए विजयी होता है। जो उम्मीदवार सबसे अधिक मत, जो उम्मीदवार सबसे अधिक मत प्राप्त करता है वह लोकसभा के लिए विजयी होता है, लोकसभा के लिए विजयी होता है। यानी अग्रताही विजेता जो शब्द है यह 6-7 साल पहले आया हुआ है, जबकि यह संविधान में ऐसा कोई बातें लिखी हुई नहीं थी, यह बात का जुड़ा हुआ है। अब देखिएगा ऐसी लोकसभा को लोगों की सभा, लोकसभा को लोगों की सभा, लोकसभा को क्या कहते हैं? लोगों की सभा कहते हैं। लोकसभा को लोगों की सभा कहते हैं। प्रथम सदन कहते हैं, इसे भावनाओं का सदन भी कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं। देखिएगा इसमें जनता को अपनी प्रतिनिधि चुनने का मौका मिलता है, लोकसभा को लोगों की सभा इसलिए कहते हैं क्योंकि लोगों के द्वारा लोकसभा को चुना जाता है, इसमें वयस्क मतदाता मतदान करते हैं, यानी जिनकी उम्र 18 वर्ष से पूर्ण होती है वही व्यक्ति इसमें मतदान करते हैं, वो भाग लेते हैं। इसको आम चुनाव भी कहते हैं, लोकसभा के चुनाव को आम चुनाव भी कहते हैं, क्योंकि इसमें लोकसभा में आम जनता भाग लेती है, इसलिए इसे आम चुनाव कहा जाता है। अब देखेंगे हम, इतनी बातें क्लियर हो गई। इसके पश्चात हम देखते हैं कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ। भारत में पहला आम चुनाव देखिएगा अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक, अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक चुनाव चला था। लगभग 4.5 महीना का समय लगा था। इसके पश्चात 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा गठित हुई। इसके पश्चात 17 अप्रैल 1952 को 17 अप्रैल
1952 को पहली लोकसभा गठित हुई, पहली लोकसभा गठित हुई थी। और आप ये भी जानते हैं कि जो वर्तमान में जो लोकसभा चल रही है वह 17वीं लोकसभा है, 17वीं लोकसभा है। और 17वीं लोकसभा के जो स्पीकर है ओम बिरला, और 17वीं लोकसभा के जो प्रोटेम स्पीकर थे, प्रोटेम स्पीकर, यह प्रोटेम स्पीकर वीरेंद्र कुमार थे। 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन? वीरेंद्र कुमार। देखिएगा कि 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा की गठन होती है, जबकि 13 मई 1952 को लोकसभा में पहली बैठक होती है, जबकि 13 मई 1952 को लोकसभा की प्रथम बैठक हुई। लोकसभा की प्रथम बैठक हुई 13 मई 1952 को। लोकसभा के जनक, लोकसभा का जनक देखिएगा तो लोकसभा के जनक जीवी मॉलंकर, लोकसभा के जनक जीवी मॉलंकर को कहते हैं। लोकसभा के जनक जीवी मॉलंकर, जीवी मॉलंकर को कहते हैं। लोकसभा के जनक जीवी मॉलंकर को कहते हैं, और इन्हें ही संसद के जनक भी कहते हैं, और इन्हें ही संसद के जनक भी कहते हैं, और इन्हें ही हम संसद के जनक भी कहते हैं। आप जानते हैं कि संविधान सभा, देखिएगा कि थोड़ा चलते हैं संविधान सभा में। हम संविधान सभा का ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुका है, आप देखेंगे कि संविधान सभा जब संविधान निर्माण कर रही थी, संविधान की कार्य करती थी, संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और संविधान सभा जब संविधान निर्माण कर रही थी तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। जब वही संविधान सभा संसद के रूप में कार्य कर रही थी, संविधान सभा के दो कार्य थे, पहला संविधान निर्माण करना, दूसरा संसद के रूप में कार्य करना, यानी लोकसभा के रूप में कार्य करना। उस समय लोकसभा के रूप में कार्य कर रही थी, तो उसकी अध्यक्षता जीवी मॉलंकर, गणेश वासुदेव मॉलंकर कर रहे थे, गणेश वासुदेव मॉलंकर कर रहे थे। आप ये भी जानते हैं कि संविधान लोकसभा के जो प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे, वह प्रथम प्रोटेम स्पीकर जीवी मॉलंकर को चुना गया था। जब लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष चुनने की बात आई, अस्थायी स्पीकर की बात आई, तब भी हमने जीवी मॉलंकर यानी तो अस्थायी अध्यक्ष भी यानी स्पीकर भी जीवी मॉलंकर को ही चुना गया। फिर देखिएगा लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष भी वही चुने गए थे। स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर की शपथ नहीं होती है। आप ये जानते हैं कि स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर की शपथ नहीं होती है, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, और प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति जब चुनते हैं तो वह एक संसद सदस्य के रूप में, एक संसद सदस्य के रूप में ऑलरेडी शपथ ले चुके होते हैं। और वही व्यक्ति, उनका मुख्य दो कार्य भी होता है, ये ध्यान रखेंगे कि उनका मुख्य दो कार्य होता है, एक तो नवनिर्वाचित सदन के सदस्यों को शपथ दिलाना, दूसरा कार्य होता है कि अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव कराना, अस्थायी यानी स्पीकर का चुनाव कराना। जीवी मॉलंकर एक ऐसे अध्यक्ष थे जिन्हें हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन वह पास नहीं हुआ। फिर देखेंगे कि यह वैसे व्यक्ति थे जो अपने पद पर थे और उनके पद पे रहते हुए इनका निधन हो गया। भारत के दो ऐसे स्पीकर, हमारे देश के दो ऐसे लोकसभा अध्यक्ष, एक तो जीवी मॉलंकर
दूसरा स्पीकर जो थे वह थे आपको जीएमसी बालयोगी। जीएमसी बालयोगी, यह दोनों व्यक्तियों को स्पीकर रहते हुए निधन हो गया। स्पीकर रहते हुए निधन हो गया। पहली लोकसभा में कुल जो चुनाव हुए थे वह चुनाव कितने सीटों पर हुए थे, थोड़ा यहां ध्यान रखेंगे। पहली लोकसभा के लिए जो चुनाव हुए थे, पहली लोकसभा के लिए चुनाव जो हुए थे वह कितने सीट पर चुनाव हुए थे, तो 400 आपको 484 पहली लोकसभा के लिए जो चुनाव हुए थे। देखिएगा, पहली लोकसभा के लिए जो चुनाव हुए थे जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बहुत सारी सीटें मिली थी, यानी 489 सीट के लिए चुनाव हुए थे पहली लोकसभा में। पहली लोकसभा में 489 सीट के लिए चुनाव हुए। 489 सीट के लिए चुनाव हुए, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 364 सीटें मिली। 364 सीट प्राप्त हुआ। 364 सीट प्राप्त हुआ। देखिएगा कि पहले लोकसभा के लिए जो चुनाव हुए 489 सीट के लिए चुनाव हुए थे, 489 संसदीय क्षेत्र के लिए चुनाव हुए थे, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 364 सीटें प्राप्त हुई थी। और याद रखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को 364 मिली। लेकिन इसके बावजूद दो ऐसी बड़ी हस्तियां देखेंगे, दो बड़ी हस्तियां चुनाव हार गई। ये दो बड़ी हस्तियां कौन थी? देखिएगा, एक तो आधुनिक भारत के मनु, भारतीय संविधान के निर्माता, भारतीय संविधान के जननी, भारतीय संविधान के जनक, जिनको इतने सारे नामों की उपाधियां प्राप्त हुई, वह व्यक्ति प्रथम आम चुनाव हार गए। जिसमें कांग्रेस पार्टी को अपार बहुमत प्राप्त हुई, उसमें यह व्यक्ति चुनाव हार गए। दूसरा कौन व्यक्ति थे? आचार्य जेबी कृपलानी। आचार्य जेबी कृपलानी, या दो बड़े हस्ती थे, दो बड़े नाम थे जो चुनाव हार गए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और आचार्य जेबी कृपलानी। देखिएगा कि लोकसभा की जो विशेष बातें हैं, वो विशेष बातें क्या है? इसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ है, देखिएगा, इसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता, यानी कौन से अनुच्छेद में? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में ऐसी बातें नहीं लिखी गई है कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा, बल्कि ऐसी परंपरा है कि बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। तो अनुच्छेद 75 में कौन सी बातें लिखी गई हैं? अनुच्छेद 75 में यह लिखा गया है कि मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 75 को देखते हैं। अनुच्छेद 75 अनुच्छेद 75, इसमें यह लिखा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। यही कारण है कि विश्वास मत या अविश्वास प्रस्ताव
या अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल लोकसभा में ही लाए जाते हैं। दूसरी बातें क्या है इसकी कि मंत्रिपरिषद की अधिकतम जो सदस्य संख्या है वह 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। मंत्रिपरिषद का जो सदस्य संख्या है वह 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। यह 91वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है, यानी 91वां संविधान संशोधन के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि मंत्रिपरिषद का जो आकार होगा वह आकार 15% से अधिक नहीं होगा। अब आता है बात कि एक अनुच्छेद आता है, वह अनुच्छेद है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108। कौन सी बातें इसमें लिखी गई हैं? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में वह बातें हैं कि भारत के राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन की देखेंगे, संयुक्त अधिवेशन का उद्घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन की उद्घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। क्यों करते हैं? संयुक्त अधिवेशन की उद्घोषणा राष्ट्रपति क्यों करते हैं? तो देखेंगे कि यदि किसी बिल पर कोई बिल लोकसभा पारित कर दे और राज्यसभा 6 महीना तक उस बिल पर किसी भी प्रकार का प्रतिक्रिया न दे, कोई बिल लोकसभा पारित कर दे और राज्यसभा उस बिल पर 6 माह तक किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया न प्रकट करे, साथ ही साथ कोई दूसरी सदन पारित कर दे और पहली सदन उस बिल पर कोई प्रतिक्रिया न दे, उस कंडीशन में, उस गतिरोध की स्थिति में उसे शांत करने के लिए, उसकी समस्या का निदान करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत भारत के राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन की घोषणा करते हैं। आप जानते हैं कारण हो गया। दूसरा चीज आप ये भी जानते हैं कि इसकी अध्यक्षता जो करते हैं वह लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ये भी जानते हैं लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। संयुक्त अधिवेशन की लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं, इस बात को आप जानते हैं। लेकिन हम जो बताने जा रहे हैं और जहां विद्यार्थी अक्सर गलती करते हैं वह यह बातें हैं कि जो अधिवेशन की अध्यक्षता, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद की भाग में अंकित है? इसको देखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 का खंड 4, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 118 का खंड 4 में यह बातें लिखी हुई है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेंगे और इसकी उद्घोषणा राष्ट्रपति करेंगे। उद्घोषणा राष्ट्रपति करते हैं 108 के तहत, जबकि यह इसकी अध्यक्षता करते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 118 के खंड 4 के तहत लोकसभा अध्यक्ष। यह बातें होगी। अब देखेंगे हम इसके पश्चात मनी बिल। जैसे ही आता है मनी बिल, धन विधेयक क्या कहता है? देखिए थोड़ा, अनुच्छेद 109 देखेंगे कि अनुच्छेद 109 यह स्पष्ट करता है कि मनी बिल किसी भी हाल में राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे, राज्यसभा में पेश नहीं किए जाएंगे। अब तो क्लियर हो गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक
केवल लोकसभा में पेश किए जाएंगे केवल लोकसभा में पेश किए जाएंगे। यानी 109 ही यह कहता है कि किसी भी सूरत में इसे राज्यसभा में पेश नहीं किया जाए। अब देखेंगे कि धन विधेयक जो होता है वह टैक्स से संबंधित होता है, कर से संबंधित होता है, लेन देन से संबंधित होता है। और याद रखिए जो कि टैक्स जनता पर लगता है, इसलिए पहला हक इसे जानने का जनता का होता है। और यही कारण है कि जनता कहाँ बैठी हुई है लोकसभा में, जहां जनता कहाँ बैठी है टीवी पर, यूट्यूब पर श्रेया जीएस जैन की क्लासेस देख रही है। तो अब देखिएगा यह जानने का अधिकार जो है वह जनता को होता है, और जनता का जो सदन होता है वह लोकसभा होता है। और यही कारण है कि धन विधेयक टैक्स से संबंधित होता है, कर से लेन देन से संबंधित होता है, और टैक्स जो लगता है वह जनता पर लगता है। और यही कारण है कि धन विधेयक जो होता है यह जानने का अधिकार जनता को होता है, और जनता का जो सदन होता है वह सदन लोकसभा होता है। इसीलिए यह विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पेश किए जाते हैं। इसके पश्चात भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 के तहत लोकसभा अध्यक्ष इस बिल को पढ़ते हैं, उसे परिभाषित करते हैं और प्रमाणित करते हैं, और अपना उस पर हस्ताक्षर करते हैं। इस बिल पर जो वो निर्णय लेते हैं धन विधेयक पर, लोकसभा अध्यक्ष जो भी निर्णय लेते हैं वह निर्णय अंतिम होता है। इस प्रकार से धन विधेयक हो गई। इसके पश्चात आता है राष्ट्रीय आपातकाल। देखेंगे हम कि लोकसभा पढ़ रहे हैं तो केवल लोकसभा के बारे में ही पढ़ें तो आता है आपको राष्ट्रीय आपातकाल। जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल 1 महीने के भीतर संसद से अनुमति लेनी होती है। यदि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो गई हो तो 1 महीने के भीतर 1 महीने के भीतर संसद से अनुमति लेनी होती है। संसद से अनुमति लेनी होती है। यदि संसद 1 महीने के भीतर अनुमति नहीं देता है, देखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत यदि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं तो उस आपातकाल को संसद से 1 महीने के भीतर अनुमति लेनी होती है। यदि 1 महीने के भीतर अनुमति नहीं प्राप्त होती है तो यह आपातकाल समाप्त हो जाती है। फिर अगला जो प्रोसेस होता है वह कैसे होता है? राष्ट्रपति अपनी उस घोषणा के माध्यम से इस आपातकाल को कभी भी समाप्त कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं। राष्ट्रपति अपनी घोषणा को वापस ले सकते हैं। एक और चीज है कि अनुच्छेद 352 जो है साफ कहता है, यदि लोकसभा, अनुच्छेद 352 साफ कहता है यदि लोकसभा के कुल सदस्यों का, लोकसभा के कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य, लोकसभा के कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य अगर प्रस्ताव रखते हैं, कहां रखेंगे? यदि सदन चल रहा हो, हाउस चल रहा हो, लोकसभा चल रही हो तो लोकसभा अध्यक्ष के पास, यदि सदन नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति के पास, यदि सत्र चल रही हो तो अध्यक्ष के पास, यदि सत्र नहीं चल रहा हो तो
राष्ट्रपति के पास यह प्रस्ताव रखते हैं आपातकाल समाप्त करने की, तो विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है। आपातकाल समाप्त करने की प्रस्ताव रखते हैं तो विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है और राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त किया जाता है। ये तो बातें हो गई। अब देखेंगे कि लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वो कितने दिनों का होता है। आप जानते हैं कि लोकसभा एक अस्थायी सदन है। लोकसभा अस्थायी सदन है। इसका कार्यकाल तो स्पष्ट है कि 5 वर्षों का होता है, लेकिन लोकसभा बीच में भी भंग हो सकती है। अब रही बात कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यता क्या होती है, तो सबसे पहली योग्यता होती है कि वह भारत के नागरिक हो। पहली योग्यता लोकसभा सदस्य बनने की पहली योग्यता वह भारत का नागरिक हो। उम्र की योग्यता 25 वर्ष पूर्ण हो तभी वो लोकसभा सदस्य बनते हैं। इसके आगे जो लिखा हुआ है संविधान में वह योग्यता तय करने की जिम्मेवारी भारत की संसद की होगी। तो दोस्तों, यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद हो तो आप हमारे YouTube चैनल श्रेया जीएस विजन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। श्रेया जीएस विजन फेसबुक पेज है। तो इसी के साथ श्रेया जीएस विजन एक बार फिर आपका अभिनंदन करता है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।